28 फरवरी को कोरोना वायरस ने अटैक किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। 28 फरवरी भूलती नहीं है, अपना तारुफ कराना भूल गया आज। 28 फरवरी से जब से कोरोना वायरस की पेशकश हुई और मार्च का पूरा महीना गुजरा, उसके बाद फिर पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ में एकदम धचके लगे और पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल कर रह गई। उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान में भी आया। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल बनी और उसके बाद फिर लॉकडाउन को ख़त्म किया गया, सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया और सिलेक्टेड लॉकडाउन ने काफ़ी काम दिखाना भी शुरू किया। उसके बाद जो पैकेजेस अनाउंस किए गए, पैकेजेस में सबसे पहले जो रियल एस्टेट था, बिल्डर्स का था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो था, उसके लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया उसके बड़े मस्बत नताइज आए। तो मजमूई तौर पर आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। रियल एस्टेट मार्केट में अच्छा खासा बूस्ट आया है। रियल एस्टेट के बाद हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देख रहे हैं कि उसके बाद अच्छा खासा बूस्ट आ रहा है। गो के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं और उस इंटरेस्ट का काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो रियल एस्टेट के बाद स्टॉक मार्केट में भी उठान देखने में आई और जब से स्टॉक मार्केट के अंदर दहशतगर्दों का हमला हुआ उस दिन भी ज़रा हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन वो भी अगले दिन से फिर उसमें बूस्ट आना शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है गुज़श्ता चंद दिनों से। फिर आज IMF ने भी बेहतरी के वाज़ेह इशारे दिए हैं और IMF ने माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की मईशत में बहाली का इम्कान जाहिर किया है। लेकिन कुछ मुआशी माहिरीन इसे कुछ हद तक मस्बत पेशरफ्त भी कहते हैं, लेकिन बहुत से मुआशी माहिरीन इसको को बहुत ज़्यादा बेहतरी या वाकई कन्फर्म बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान शो नहीं करते हैं। मुतअद्दिद जो आशारिये हैं और जो पिछली जो अदाद शुमार हैं उसको जब कंपेयर किया जाता है तो उस तरह से इस कदर ज़्यादा बूस्ट तो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो कोरोना के बाद की सूरत हाल थी उसके बाद से एक बूस्ट और एक मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है और क्या ये मुस्बत रुझान टेम्परेरी है या परमानेंट है या वाकई काम करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी ने? तो आइए इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशिर इक्तिसादी उमूर SDIP के चेयरमैन डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमेशा आप हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे वक्त देते हैं, आपके साथ बड़े मशकूर हैं। सर ये फरमाइएगा कि क्या ये वाकई दुरुस्त है कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, IMF ने भी इशारे दिए हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी पॉजिटिव ट्रेंड शो करना शुरू हो गई है और क्या ये जो रुझान है, ये ट्रेंड जो है, ये टेम्परेरी है? अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी पॉजिटिव रुझान वो तो शायद अभी कहना कब्ज़ वक्त होगा। थोड़ा सा हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा कि कोविड केसेस जो हैं वो किस नहज क्या रुख अख्तियार करते हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा पे क्या हम अपने SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। लेकिन जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, स्पेशली जो कल की अनाउंसमेंट हुई और जो डिमांड साइड जो चीज़ें जो है जो रिक्वायरमेंट मीट की गई, उसके बाद यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि शायद इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी और उस पॉजिटिविटी की वजह जो है वो ये है कि अभी तक सप्लाई साइड नीड्स जो थी वो एड्रेस की गई थी। आप बिल्डर्स वहाँ पे आए और उनको जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उस पर एमनेस्टी दी जा रही होगी, बाकी चीज़ें जो थी उस पर तो काफ़ी ऐलानात हो गए। लेकिन जो कंज्यूमर है जिसने घर बनाना है और स्पेशली जो वज़ीर आज़म जिनके बारे में अक्सर बात करते हैं, जो छोटे सार्फिन हैं जिन्होंने कम आमदनी वाले लोग जिनको घर चाहिए, तो जब तक उनके लिए एक आसान मॉर्गेजेस जो थी उसका पैकेज अनाउंस ना होता तब तक शायद ये डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर सकती थी। अभी भी जो शरह सूद है वो 5 मरले के घरों पे 5% और 7 मरले के घरों पे 6%, वो आलमी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और इवन जो हमारे हमसाया मुल्क है उससे ये अभी भी ज़्यादा है। लेकिन यकीनी तौर पे जो पहले कमर्शियल रेट पे जो मिलते थे, अगर आप चले जाते थे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वहाँ पे आपको 18, 20, 23% तक जो लोन मिल रहा होता था, जो कि बिल्कुल भी वो किसी तरीके से अफोर्डेबल नहीं था, तो ये उससे बहुत बेहतर है। अब फर्दर अगर 2-3 चीज़ें कर ली जाएँ तो मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट जो है ये काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ जाएगी। पहली चीज़ जो है वो तो है आपका जो लैंड कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड, यानी अगर मैं बैंक हूँ और मैं किसी ज़मीन पे आपको को मॉर्गेज देता हूँ, कर्जा देता हूँ, तो मैं एज ए बैंक मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास कुछ ना कुछ टेंजिबल रिकॉर्ड, कुछ ना कुछ टेंजिबल एसेट जो है वो प्लेज हो। तो अगर आपकी
वो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाता है तो यकीनी तौर पे वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना हमें पता है कि यहाँ पे वो जो रजिस्ट्री और इंतकाल और फर्द वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हज़ार तरीके हैं जिसमें कि लैंड रिकॉर्ड में वो मैनिपुलेशन की जा सकती है और बैंक्स जो हैं वो उस पर रिस्क नहीं ले रहे होंगे। और सेकंड जो है वो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक रेगुलेटरी अदारा जो है वो इस पे ज़रूर हमें बनाना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि इस पे एक नेशनल ऑपरेशन सेंटर बन गया, चूँकि ये वफाक और सूबे दोनों मिलके ही इसको कर सकते थे। इसकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि डायरेक्टली वफाक के अंडर होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सूबाई मैंडेट में होंगी, तो उसके लिए एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टाइप जो चीज़ थी ऑपरेशन सेंटर वो बनाना ज़रूरी था, तो वो तो वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया, वो बना दिया। तो अब इसके कुछ रेगुलेटर्स जो हैं वो बनाना ज़रूरी होंगे ताकि जो सार्फिन है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके, जो बिल्डर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। पाकिस्तान वो मुल्क है यहाँ पे कि आप किसी भी हाउसिंग अथॉरिटी या किसी भी स्कीम में पैसे जमा कराएं और फिर आप डेवलपर्स के रहमो करम पे होते हैं, या आप नैब के चक्कर लगाएं या 20-20 साल तक उन सोसाइटीज़ को या उन बिल्डिंग्स को बनने का इंतज़ार करें जो कि आपको शुरू में 4 साल या 5 साल का दौरानिया कहा गया था, स्वाय चंद क्रेडिबल नामों को छोड़ के। बाकी अक्सर जगहों पे यही हाल है। तो जब तक आप सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं और उनके लिए कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाते हैं, तब तक शायद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो डिज़ायर्ड बेनिफिट जो ग्रास रूट तक पहुंचाना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म, वो शायद पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन ये यकीनन एक पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। लेकिन सर इसके साथ हम एक रेमिटेंसेस में भी देख रहे हैं, उसमें भी बूस्ट आया और शायद उसके ऊपर जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि चूँकि मुतादिद ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं और कुछ यहाँ भी पेंडेमिक चल रहा था, कोई लॉकडाउन था, उसकी सूरत हाल में कुछ बाहर से पैसे भी आ रहे हैं। क्या रेमिटेंसेस का इजाफा सिर्फ एक ही फैक्टर इसी वजह से ही बूस्ट हुआ है या इसके और भी कुछ फैक्टर हैं, और क्या ये आपको परमानेंट ट्रेंड शो कर रहा है? ये मेरा ख्याल परमानेंट ट्रेंड नहीं है। रेमिटेंस में इजाफे की एक वजह ये भी है कि जो एक डिज़ास्टर और जो ट्रेजेडी चल रही है उसमें यकीनी तौर पर हम मुसलमान होने के नाते हम कोशिश करते हैं सदका खैरात चैरिटी। तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, कुछ तो हैं जो कि जैसा आपने बजा फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मिडल ईस्ट से स्पेशली जब जॉब्स उनकी ख़त्म हुई वो वापस आ रहे हैं, तो अपने साथ अपनी जो भी बची कुछ जमा पूंजी बकाया जाता है वो लेके आ रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि हर महीने या एक मखसूस मुद्दत के बाद अपने अहल खाना के लिए को ख़र्चा भेजते हैं। और ईदैन पे और मुहर्रम पे हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी अक्सर वो सदकात और खैरात के तौर पे भी पाकिस्तान में ओवरऑल ये डॉक्टर साहब आप ओवरऑल जो आप समझ रहे हैं दिस इज अ टेम्परेरी ट्रेंड। अगर हम सिर्फ मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्परेरी जी सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को छोड़ दें, क्योंकि शायद वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है, उसके ऊपर रिलीफ पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं और उसके लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं। और एक पॉइंट जो आपने रेज किया कि जो अथॉरिटी है उसके ऊपर कायम करने की ज़रूरत है कि वो कोई उसके ऊपर प्लेजेस ना हो सकें। इसके अलावा बाकी आपको शॉर्ट टर्म्स नज़र आ रहे हैं? हाँ, बाकी जो मेरा ख्याल है जो बकर ईद के बाद दोबारा से रेमिटेंसेस में आपको इजाफा नजर आएगा और उसकी वजह ये होगी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत से ऐसे होंगे जो कि अपनी ईद कुर्बान पे प्रेफर करते हैं कि वो पैसे जो है वो पाकिस्तान में भिजवा दें बजाय इसके कि वहाँ पे यूरोप में या अमेरिका में कहीं। तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर एक ट्रेंड जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एक और पॉजिटिव ट्रेंड जो हम फोरसी कर सकते हैं वो शायद एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी सेक्टर में होगा। मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है और सैयद फ़खर इमाम उनकी एक अच्छी रेपो डेवलप हो रही है। और चूँकि सैयद फ़खर इमाम जो है वो खुद एक प्रैक्टिकल फार्मर है, कॉटन ग्रोअर है, तो वो हमारे फार्मर्स के मसाइल को बड़े बेहतर तरीके से पेश कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर गो के एग्रीकल्चर जो है वो एक सूबाई मैंडेट में आता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो दे रहे हों। और ये एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें आपको अगेन कुछ पॉजिटिविटी जो है वो आती हुई नजर आएगी। और स्पेशली मैं इसलिए भी इस पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सीपेक
में अब एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा है। चाइना ने पहली दफा अपना एग्रीकल्चर कमिश्नर अपॉइंट किया है पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ चाइना में। तो वो इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान और चाइना में एग्रीकल्चर पे कोऑपरेशन जो है वो बढ़ रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जुलाई 1931 उसका जिक्र करेंगे, क्या हुआ था। आज भी 13 जुलाई है, क्या दिन है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जुलाई का महीना था और 1931 साल था। उस वक्त डोगरा महाराजा की फौज ने अब्दुल कदीर नामी नौजवान के खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान यके बाद दीगरे 22 कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर शहीद कर दिया था। अब्दुल कदीर ने कश्मीरी अवाम को डोगरा राज के खिलाफ मुत्तहिद होने को कहा था और 13 जुलाई आज ही का दिन था। 13 जुलाई 1931 को नमाज ज़ोहर का वक्त होता है। नमाज ज़ोहर का वक्त होता है और एक नौजवान अजान देना शुरू करता है और अजान शुरू होती है कि डोगरा महाराजा के सिपाहियों ने फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके उस नौजवान को शहीद कर दिया जाता है। लेकिन ये तारीख रकम हुई और तारीख के पन्नों में 1931 से अब तक 1831 से अब तक 1931 से अब तक ये सिलसिला हर साल याद किया जाता है। अजान एक शख्स को शहीद किया जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है और वो अजान के बाकी अल्फाज अदा करता है। फिर गोली चलती है, फिर तीसरा अदा करता है, फिर गोली चलती है, फिर चौथा करता है। और यूँ 22 अफराद, 22 नौजवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और अजान मुकम्मल होती है। और ये इससे बड़ा जवाब कोई नहीं हो सकता था कि हम इस अजान को मुकम्मल करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके हम मानने वाले हैं। और ये दिन आज ही का एक दिन था, कभी नहीं भूला जा सकता। इस दिन को याद कर करके कई कश्मीरियों ने, कई कश्मीरी भाइयों ने आज़ादी के लिए डटने का एक अज़्म हासिल किया और डटे रहते हुए लाखों कुर्बानियां दी। आज का दिन कभी भूले ना भुलाया जाएगा। और आज ही के दिन से एक असल जद्दोजहद की रूट पड़ी थी, दुरुस्त रूट आज के दिन से पड़ी थी कि हाँ, कश्मीर आज़ाद ममलिकत है, बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और अब की रीसेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन सैयद अली रज़ा साहब और यूनाइटेड नेशन में सफ़ीर मलिक नदीम आबिद साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और अली रज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, ये क्या दिन था? पहले तो इस दिन की अहमियत के बारे में हमें बताएं और इसका इम्पैक्ट आज तक क्यों चल रहा है। आपके तमाम टीम को, आपको और आपके ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने इस दिन की अहमियत तो शेयर की, उसमें कुछ ऐड करना मैं समझता हूँ कोई इतना मुनासिब नहीं होगा। आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से ऐड की, लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं 13 जुलाई 1931 से हट के थोड़ा सा बात करूँ। सर देखिए, 13 जुलाई तो हमने पिछले कई सालों से, बल्कि 100 साल से हम ये तकरीबन 89 ईयर से ये दिन मना रहे हैं। क्यों ना इसमें हम कुछ दिन ऐड करें। सर 8 जुलाई 2016 बुरहान मुज़फ़्फ़र का यौम शहादत। जी हाँ, यंग खूबसूरत 22 साल का नौजवान जिसको एक गन शॉट में उसमें शहीद कर दिया जाता है, वो भी शहादत देखिए कितनी इंपॉर्टेंट शहादत है कि उसको टेररिस्ट, लश्कर तैयबा का टेररिस्ट कह के शहीद किया गया। मुझे एक बात बताइए, तारीख में से मुझे उठा के दिखा दीजिए कि दुनिया की तारीख में किसी टेररिस्ट के जनाजे में 1 मिलियन लोग आए हों। उसके बाद ये भी मैं आपको याद करवाता चलूं कि उसी एक शहादत की वजह से 53 दिन कश्मीर वादी में कर्फ्यू रहा। 53 डेज। उन 53 डेज के अंदर 96 मजीद लोग शहीद हुए एहतजाजों में। 20,000 के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां, उनको नाबीना कर दिया गया हाई वेलोसिटी गन्स यूज करके, पैलेट गन्स यूज करके। 23 फरवरी 1991 का दिन उसमें क्यों ना ऐड करें हम इस तारीख में, जिस दिन उनान और पुशपोरा के ट्विन विलेजेस में तलाश के एक बहाने से, सर्च वारंट के बहाने से
पूरे 2 गांव की 100 के करीब खवातीन की अस्मत दरी की गई। 29 मई 2009 को क्यों ना ऐड करें, जिसमें 22 साल नीलोफर जान और 17 साल आसिया जान को अगवा करके, उनको रेप करके और उनको शहीद किया गया। जनवरी 10 2018 का जिक्र क्यों ना करें, अभी रिसेंटली 2 साल पहले जी जी जी, इसमें 8 साल बच्ची जम्मू के सबर्ब में 8 साल बच्ची आसिफा बानो को किडनैप किया गया, मंदिर में रख के बेशुमार लोगों ने उसको ड्रग किया, उसको अब्यूज किया और अल्टीमेटली उसको 7 दिन के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अभी ये पिछले महीने 19 मई 2020 जुनाद सहराई, जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर के चेयरमैन और इस वक्त जो कश्मीर के इस वक्त वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स तहरीक के मोहम्मद अशरफ सहराई साहब का नौजवान साहबजादा, उसको भी शहीद किया गया। देखिए कितने 365 दिन हैं टोटल साल के और 1,10,000 शहादतें हैं, 10,000 अस्मत दरियां हुई हैं। किस किस का दिन हम मनाएं, किस किस को बुलाएं, किस किस को हम छोड़ें, किस किस को याद करें। देखिए ये यादें, मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप माफ करें तो हम मुर्दा परस्त लोग हैं। हम शहीद होने वाले के जाने वालों को तो याद करते हैं, हम उन लोगों को याद नहीं करते जो रोज सुबह उठते हैं और रोज है वो हलाक होते हैं। देखिए शहादत जो है वो तो सीधा जन्नत का रास्ता है, लेकिन सुबह उठना, हर रोज जीना और हर रोज मरना, ये जो 80 लाख वैली के जो बाशिंदे हर रोज इस अजाब से गुजर रहे हैं 72 साल से, आइए हम आज उसकी बात भी करते हैं। बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को, आपकी टीम को और अपने तमाम दोस्तों को कि सिर्फ ये दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, शहीदों को याद करने से कुछ नहीं होगा। देखिए हमारा दुश्मन बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है। आप थोड़ी सी एक्टिविटी शो कीजिए। आज जो दौर है वो मीडिया का दौर है और मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप कश्मीर को इतना पोर्ट्रे करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को हिम्मत और हौसला दे। लेकिन साथ सोशल मीडिया का भी दौर है। मैं आज के जो जितने मुसलमान और जितने नॉन मुस्लिम भी जो पीस लविंग नॉन मुस्लिम्स हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आके इन सारी बातों को हाईलाइट करें, इनको शेयर करें और दुनिया सारी को बताएं कि कश्मीर में न सिर्फ ये कि 1,10,000 लोग शहीद हुए, न सिर्फ ये कि 22 लोग 13 जुलाई 1931 को शहीद किए गए, उन लोगों का भी जिक्र कीजिए जो 60 लाख लोग रोज सुबह जिंदा होते हैं, रोज शाम को शहीद होते हैं। बिल्कुल सही। इसमें मलिक साहब एक और चीज हमें ऐड अब करने की जरूरत है। ये बात आपकी बड़ी ठीक है कि सिर्फ दिन मनाने से, दिन तो हर दिन की एक दास्तान है कश्मीर की, हर रोज की, हर घंटे की एक दास्तान है। तो सैयद अली रजा साहब, हमने अभी तक क्या प्रोग्रेस की है कश्मीर कॉज के लिए, और खुद कश्मीरियों का जो लहू है, उनकी कुर्बानियां जो है, उनका जो खून है, वो रोज जीते, रोज मरते हैं, हर मिनट के बाद मरते हैं, गिरते हैं, रोज रोज की दास्तानें हैं, कई रिपोर्ट नहीं हो पाती, लिखने बैठे। मैंने आपके घर में वो किताब देखी थी जिसके पूरी दास्तानें थी एक एक शख्स की। तो सर अभी तक हम किस रिजल्ट पर, किस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमारी ये वर्थ क्या है, क्या कश्मीर को उसकी आज़ादी अभी भी मिल सकती है या नहीं? सबसे पहले तो मैं मुर्तज़ा भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये एक बार फिर मौका दिया। हर दफ़ा आप करते हैं कश्मीर के लिए, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मजलूमों के साथ खड़े हैं, मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। देखिए 13 जुलाई 1931 को 22 कश्मीरियों ने जिस शहादत का आगाज किया था, जो अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए जो जदोजहद उन्होंने शुरू की थी, आज 1 लाख से जायद जो हैं कश्मीरी वो शहादतें मुसलसल दे रहे हैं। और जिस तरह नदीम साहब कह रहे थे, डेली बेसिस पे कश्मीरी वो मर रहे हैं और दूसरे दिन दोबारा जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है वो मेरा ख्याल में तारीख में इस तरीके से किसी और कौम के साथ नहीं हुआ होगा। बात यह है कि हमें ये देखना है कि आज हमारी आवाज़ को उस तरीके से, जिस तरीके से कश्मीरी चाहते हैं, जिस तरीके से मजलूमों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, क्यों नहीं सुनी जा रही? कहीं उसमें हमारी स्ट्रेटेजी में कोई गलती है? क्या उसमें
हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर करने की जरूरत है। ये क्या वजह है कि आज 1 लाख से ज्यादा शहादतों के बाद, और जो जिस तरीके से मलिक साहब ने कहा, कुरान पोस्परा के वाक़े को आप देख लें, डेली बेसिस पे वहां पे हो रहे हैं। अभी वो बच्चे की सामने जो उसके नाना को शहीद किया गया, इसके बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरीके से वो दूसरे जो फ्लैश पॉइंट है उस पर करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए कि हम गौर करें इस पे। दूसरी बात देखिए, आज इस यौम जो शोहदा था, आज यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसके सामने हमने मुजाहरा किया था जी। परसों 15 तारीख को EU इंडिया समिट होने जा रही है जी, और उसमें ट्रेड के हवाले से इन्होंने जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन ने इस वक्त तक वो कदम नहीं उठाए जो हम चाहते थे, जो इन्होंने दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में किया है। लेकिन उसके बावजूद हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि आपने, इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि यूरोपियन यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स सब कमेटी है, उन्होंने, यूरोपियन यूनियन की जो रिसर्च सर्विस है उन्होंने, जो इनका एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है उन्होंने, यूरोपियन कमीशन ने कश्मीरियों के साथ एक लिहाज से उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि वो ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे। अब वक्त बात करने का गुजर चुका है, अब हमें अमली इक़दाम चाहिए। लेकिन ये जो यूरोपियन अवाम है, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा हमें इंडिया की तरफ भी लेके जाना है। जो इंडियन सिविल सोसाइटी है, जो इंडियन अवाम है, उनको सिर्फ भारतीय मीडिया जो कुछ बता रहा है वो उस पर यकीन कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दहशतगर्दी का है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है। इसको जो इसका मुकाबला करने के लिए हमें जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उस पे भी अपना काम करना होगा, उन तक भी मैसेज पहुंचाना होगा कि जो कुछ आपकी हुकूमत कह रही है वो सही नहीं है। असल पिक्चर ये है कि वहां पे डेली बेसिस पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, वो यासीन अताई साहब हैं, उनकी वाइफ फौत हो गई ये 2 दिन कबल, उनके बच्चे हैं, और यासीन अताई साहब को मेरा ख्याल में हजारों मील दूर इंडिया की जेल में रखा गया है। जो मैं समझता हूं कि इंसानियत के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा जो बच्चे के साथ किया, इन्होंने उसको ट्रॉमेटाइज किया, उसको उस लाश पे बिठा के इन्होंने फोटो खींचे, खुद सिक्योरिटी जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस है उन्होंने। तो ये जुल्म की इंतहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अब इस पर एक्शन करना ही पड़ेगा, बिल्कुल एक्शन करना पड़ेगा। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी उस वक्त आंसू निकल आते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं अपने तई जितनी कोशिश कर रहा हूँ, आप UN में बैठे हैं, अपने तई जोर लगा रहे हैं, कश्मीर काउंसिल, यूरोपीय यूनियन अपने तई बहुत जोर लगा रही है। मैंने किसी वक्त नहीं देखा कि किसी भी लम्हे चैन से बैठे हों, सुकून से बैठे हों और अपना प्रोटेस्ट, अपनी चीज़ें रजिस्टर्ड करवाते हैं, लेटर्स भेजते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खामियां बाकी हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा कराची का रुख करते हैं। कोरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया है बड़ा मशहूर मारूफ है, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है वहाँ पर, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनका भी ज़रा जिक्र करते हैं वहाँ क्या चल रहा है एक ब्रेक के बाद। कराची का इलाका है कोरंगी, और कोरंगी में मौजूद है इंडस्ट्रियल एस्टेट, और उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट होने का भी एजाज़ हासिल है। और वहाँ पर मौजूद है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान की सबसे पुरानी और शायद पहली एसोसिएशन है, और बहुत अरसे से, कई सालों से, दिहाइयों से, नस्लों से वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। उनके मुतालबात, उनके मसाइल भी सामने आ रहे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी हब कहलाती है। लाखों की तादाद में वर्कर्स का रोजगार वहां पर जुड़ा हुआ है। हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और ट्रेड्स, रोजाना करोड़ों रुपए का वहां कारोबार होता है।
पाकिस्तान की तरक्की में और कामयाबी में अपना अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको कुछ बताऊं, तो आइए इस पर बात करते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड इंडस्ट्री सदर शेख उमर रेहान साहब मेरे साथ मौजूद है कराची से। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली कि आपकी एसोसिएशन इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, बहुत पुरानी एसोसिएशन है। आपकी इंडस्ट्री को, जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ज़रा सीधा सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या मसाइल क्या है और उसका नुकसान क्या हो रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल जो हैं वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं जी। उसके अलावा बिजली और गैस के मसले हैं, पानी भी आपके सामने है कि नहीं मिलता। तो इस तरह के मामला जो हैं वो हमेशा जब गर्मी आती है तो बिजली का क्राइसिस बन जाता है। हमें जो है आप लोगों के सामने पिछले 15-20 दिन इंडस्ट्रियल एरियाज में लोड शेडिंग की हालत बड़ी ख़राब रही। 10-10 घंटे 8-8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती रही। उसके अलावा फिर गैस का इशू बन गया। लास्ट वीक 3 दिन के लिए गैस बंद कर दी इन्होंने। तो इस तरह के मसले हैं हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, जो है वो कराची में जो इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं। नहीं तो इसी के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं? ये तो मसाइल बहुत सीरियस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गैस नहीं है। हर इंडस्ट्री को गैस चाहिए, हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए, हर इंडस्ट्री को बिजली चाहिए। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए जी, हमने तो बहुत पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बड़ी रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाएं, लेकिन उन्होंने असद उमर साहब को भेज दिया था। 2 दिन पहले हमारी असद उमर साहब से भी मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में। उसमें गवर्नर सिंध भी थे उस मीटिंग में। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हमने हाईलाइट किए, जैसे कि जो है वो हमारे नेशनल ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उनके पास एक्सेस जो बिजली है वो हमें देना चाहते हैं। तकरीबन 300-400 मेगा उनके पास एक्स्ट्रा जो हमें देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास के पास वो अरेंजमेंट नहीं है। उसके लिए नया ग्रिड बनाना पड़ेगा उनको, उसकी ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी पड़ेंगी। तो उस सिलसिले में मैंने असद उमर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो के इलेक्ट्रिक को इस पर थोड़ा उन्हें बोलें कि इस काम को 4-6 महीनों में ख़त्म करें, ताकि जल्दी से जल्द ये क्राइसिस ख़त्म हो। लेकिन असद उमर साहब ने ये उस पर जवाब दिया कि तकरीबन 1.5 साल का वक्त लगेगा जो है वो ये ग्रिड तैयार होने में। उसके अलावा जो है वो गैस के कुछ इश्यूज थे, क्योंकि जब भी विंटर्स आती हैं उसमें गैस हमारे पास प्रेशर ख़त्म हो जाता है, हमें गैस नहीं मिलती। तो वो भी हमारे पास मसले हैं। तो उसके लिए जो है वो इन्होंने ये बोला है कि हमें उसके लिए RLNG पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब RLNG जो है अगर हमारी इंडस्ट्री RLNG पे शिफ्ट होती है तो उसके लिए फिर हमें ये कीमतें बढ़ा देंगे गैस की। ये बोलेंगे RLNG की कीमत ज़्यादा है, जिसको हम लोग नहीं मानते। तो ये एक क्राइसिस बना हुआ है, लेकिन इसको रिजॉल्व भी अभी करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसको और डिले अगर करेंगे तो आगे विंटर्स आ जाएंगी, तो फिर तो इदारे जो है बंद हो जाएंगे। एक पिछले साल तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही, कई दिन इदारे बंद रहे। तो ये भी एक इस वक्त क्राइसिस आगे आता हुआ नजर आ रहा है गैस का कराची में स्पेशली, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके पास इस वक्त समर में ही अगर इनके पास 50-100 MMCFD का शॉर्टफॉल है, तो विंटर्स में आगे इनके पास जो है शॉर्टफॉल डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा इनको जो मैंने नदीम बाबर साहब की थे मीटिंग में, तो मैंने नदीम बाबर साहब से ये बात की कि ये SSGC जो है ये अपने लाइन लॉसेस क्यों नहीं कंट्रोल करता। तकरीबन 15 से 17% जो है इनके लाइन लॉसेस हैं, जो कि दुनिया में इतने ज़्यादा लाइन लॉसेस नहीं हैं। तो मैक्सिमम 2-3% होते हैं लाइन लॉसेस। तो ये बहुत बड़ी जो गैस है, ये तकरीबन आप समझ लें एक बड़ी क्वांटिटी में गैस जो है वो ये ज़ाया हो जाती है। तो इस पर फिर नदीम बाबर साहब ने जवाब दिया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि तकरीबन 50 साल पुरानी ये लाइनें हैं, तो इसको हमें तब्दील भी करना पड़ेगा और इसमें अमेंडमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि इतने ज़्यादा लाइन लॉसेस के साथ हमारी SSGC जो है वो काम कर रही है। मैं सर शेख साहब ये मैं समझना चाह रहा था कि अगर ये इतने बड़े मसाइल हैं तो आप लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? तो बड़ा मुश्किल होगा। आपने इंडस्ट्रीज में गैस की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स उसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये तो उसका सबसे बड़े इशूज़ हैं वहाँ पर आपके नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में तजावीज़ क्या है, होना क्या चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं
अब क्या हल निकल सकता है इसका, और आपके जहन में, क्योंकि आप तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, करना क्या पड़ेगा हमें इमीडिएटली? देखिए जी, ये पानी नहीं मिलता तो हमें फिर खरीदना पड़ता है, और अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हमें बनानी पड़ती है। तो ये इसकी एक कॉस्ट है, तो इससे हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उससे महंगाई हो जाती है, लोकल मुल्क में उसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, उसके अलावा श्रीलंका, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो फिर इस तरह के मसाइल हमें आ जाते हैं, फिर हमारी प्राइस जो है उनसे मैच नहीं करती, तो इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होती है और डिस्करेज होती है। तो ये इस तरह के मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इसका हल डेफिनेटली देखें, हर मसले का हल होता है। एक तो पानी के लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है उस पर लाएमल बनाना चाहिए। सीएम साहब को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो पानी के मामले में लोगों को बताएं कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे जो है कराची का पानी वो पूरा करेंगे, और इसमें जो चोरी होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। ये तो सिंध गवर्नमेंट बताएगी, और जो फेडरल है उसको जो है ये गैस के मामलात को ठीक करना है। ये डिपार्टमेंट जब अपना काम सब करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। अगर डिपार्टमेंट अगर हुकूमतें अपना काम नहीं करेंगी तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? अच्छा, एक इमेज है रेहान भाई, रहता है उमर भाई कि कराची में चूंकि सिंध है और कराची उसका कैपिटल है, तो चूंकि वहाँ गवर्नमेंट जो सूबाई है वो पीपल्स पार्टी की और वो अपोजिशन में है, एक पॉलिटिकल जो ओपोनेंसी है वो रहती है। प्रेसिडेंट इमरान खान साहब या उनकी टीम के मेंबरान, जिसमें असद उमर साहब हैं या गवर्नर सिंध बैठे हुए आपके पास, कितने सीरियस हैं, और सिंध गवर्नमेंट कितना सीरियस है आप लोगों के मसाइल हल करने में? दोनों में कितने ज़्यादा आपको सीरियसनेस नज़र आ रही है? देखिए, गवर्नर साहब जो हैं वो अक्सर गवर्नर साहब मीटिंगें कॉल करते रहते हैं, हम जाते हैं, और सिंध की भी जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, जैसे सईद गनी साहब हैं, और ये आपके जो बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं, जी हाँ, ये भी ये हमें अवेलेबल हैं, ये हमारे मसाइल सुनते भी हैं और फौरी तौर पर उनका हल करने की कोशिश भी करते हैं। तो लेकिन सीएम साहब जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से काफी दूर हैं, सिंध के। जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक जो है वो जो बेसिक मसले हैं वो हल नहीं होंगे। यानी सीएम साहब को जो है, आप ये शेख साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म काम तो काफ़ी शायद हो रहे हों, लॉन्ग टर्म को 100 ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए, ताकि इंडस्ट्री और ग्रोथ करे, लो कॉस्ट रहे चीज़ें, सस्ती चीज़ें कॉस्ट आए और चीज़ें मार्केट को कम्पीट किया जाए, लॉन्ग टर्म शायद काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची शहर में बहुत पोटेंशियल है, जी हाँ, पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज पे काम नहीं हो रहा। अगर इस पे हुकूमत करेंगी तो यकीन माने, अगर आज हम 21-22 अरब की एक्सपोर्ट पे बैठे हैं, तो मैं तौर पर समझता हूँ कि हम आसानी से 35-40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे हमारा मुल्क पहुंच सकता है, हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इसकी तरफ हमें को तवज्जो देनी है, सिंध गवर्नमेंट को भी इस पे तवज्जो देनी है, और उसके अलावा फेडरल को भी इनकी टॉप प्रायोरिटी में चाहिए कि हमने इंडस्ट्री को करना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलानी है, तो तभी जाके हमारा मुल्क। बिल्कुल ठीक। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शेख उमर रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ चीज़ें हमें बताई, और बाब इख्तियार इस सारे मामलात को सुन रहे होंगे, और इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ इधर भी बहुत बड़ी हब है। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर शायद हम इकॉनमी को बहुत ज़्यादा रिवाइव करने में मदद नहीं दे सकते। इसके साथ ही हमारा अपना प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना गिरदोनवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।